Hey guys, my name is Shaurya and this is the second lesson of our series of Indian Physical Geography. So लास्ट लेक्चर में हमने इंडिया और इसकी लोकेशंस के बारे में स्टडी किया था। अब ये चैप्टर 1 का पार्ट सेकंड है। इसमें हम इंडिया और इसके फ्रंटियर्स मतलब बॉर्डर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इंडिया के बॉर्डर्स कौन कौन सी कंट्री में लगते हैं, कौन सी इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कितना बॉर्डर शेयर करती है किस कंट्रीज़ के साथ और उनके डिस्प्यूट्स क्या हैं। उनके बीच में अगर बाउंड्री है वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट राइज होते रहते हैं कंट्रीज़ में, तो वो क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सब जानते हैं इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास लैंड और वाटर दोनों तरह की बाउंड्रीज़ हैं। अब इंडिया के पास कोस्ट लाइन भी है और लैंड बाउंड्री भी है जो नेबरिंग कंट्री के साथ वो शेयर करती है। क्योंकि इंडिया के अगर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे देखें तो हिमालय है, नॉर्थ वेस्ट में हिमालयाज एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट तक हिमालय का एक्सटेंशन है। फिर अगर वेस्ट में जाएं तो गुजरात में रण ऑफ कच्छ है, राजस्थान में थार डेजर्ट है और इसी तरह अगर सदर्न साइड में जाएं तो पेनिनसुलर इंडिया किसके साथ कोस्टल लाइन बनाता है, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। तो दोनों तरह की कंडीशन मिलती है, लैंड बाउंड्री भी है और वाटर बाउंड्री भी है जिसको हम कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो आज हम लैंड बाउंड्री से स्टार्ट करेंगे और उसके जो डिस्प्यूट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास बहुत लंबी लैंड बाउंड्री है। टोटल लेंथ कितनी है? 15,200 किलोमीटर की लॉन्ग बाउंड्री है इंडिया की, जो इंडिया शेयर करता है वेस्ट साइड में पाकिस्तान के साथ और नॉर्थ वेस्ट में। जैसे राजस्थान हो गया वेस्ट में, गुजरात हो गया, नॉर्थ वेस्ट में पंजाब जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, फिर अफ़गानिस्तान में नॉर्थ वेस्ट रीजन में आता है, चाइना, नेपाल और भूटान नॉर्थ साइड में इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, बांग्लादेश और म्यांमार जो हैं वो ईस्ट साइड में बाउंड्री शेयर करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ कितनी हैं आपको देखना है। तो पहले हमने वेस्ट की साइड से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आती है पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान के बाद चाइना, चाइना के आगे जाएंगे तो नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार और फिर बांग्लादेश। तो 7 कंट्रीज़ हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कंट्रीज़ के साथ टोटल बाउंड्री शेयर करता है इंडिया। आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्ट में कौन करता है, नॉर्थ वेस्ट में कौन करता है, नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्री करती है, ईस्ट में कौन कौन सी कंट्री करती है। एमसीक्यूज ऐसे ही पूछे जाते हैं पजल के लिए। अब इंडिया जो है अपना जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है इन 7 में से किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। इंडिया का जो कोस्ट लैंड बाउंड्री है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी किसके साथ है? अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, हम अभी एक फ्लो चार्ट के थ्रू पूरी कंट्रीज़ के साथ जो भी बाउंड्री है वो देखेंगे कि कितना किलोमीटर शेयर करता है। तो ये रहे नेम ऑफ कंट्रीज़, लेंथ ऑफ बॉर्डर इन किलोमीटर्स एंड परसेंटेज। तो बांग्लादेश जो है वो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। ये कितनी है? 4,096 किलोमीटर। और ये टोटल बाउंड्री का कितना परसेंट शेयर है? 26% का शेयर करता है। सेकंड पे आता है चाइना। चाइना की बाउंड्री जो है वो 3,917 किलोमीटर की है और ये लगभग 25% शेयर करता है इंडिया के साथ बाउंड्री। फिर थर्ड नंबर रैंक आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की टोटल बाउंड्री कितनी है? 3,310 किलोमीटर की और ये टोटल बाउंड्री का 21.7% है। फोर्थ आता है नेपाल। नेपाल टोटल बाउंड्री शेयर करता है 1,752 किलोमीटर और ये टोटल बाउंड्री का है 11%। म्यांमार जो है 5th नंबर पे आता है जिसकी बाउंड्री जो है वो है 1,458 किलोमीटर और टोटल 9% शेयर करता है। भूटान की जो बाउंड्री है वो है 587 किलोमीटर और ये 3% शेयर करता है टोटल बाउंड्री का। अफ़गानिस्तान जो है वो सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है, 80 किलोमीटर की बाउंड्री है और ये 0.5% बाउंड्री टच करता है। वो भी आज देखा जाए तो
इंडिया के कब्जे में नहीं है वो वाला हिस्सा जहाँ पे अफ़गानिस्तान की बाउंड्री लगती है। तो ये टोटल 7 कंट्रीज़ हैं, उनकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है और कितना % है वो टोटल बाउंड्री का, तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसका सीक्वेंस याद करने के लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं बचपन में। इससे आपको इसका एक सीक्वेंस याद हो जाएगा डाउन, जैसे बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल और एम से म्यांमार, और फिर उसके बाद बचते हैं भूटान और अफ़गानिस्तान। ये आपको इस तरह से याद करने हैं। अब हम 1 बाय 1 हर कंट्री का इंडिविजुअल बॉर्डर और बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हम चाइना का देख लेते हैं, क्योंकि चाइना बहुत पावरफुल कंट्री है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया के साथ यहाँ पे डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा भी हैं, लद्दाख रीजन में है, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम जीडीपी की बात करें तो चाइना जो है वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट जीडीपी है, $13 ट्रिलियन की, और इसके कंपैरिजन में इंडिया को देखा जाए तो वो $2.8 ट्रिलियन की इकॉनमी है इंडिया की, तो बहुत पीछे है इकोनॉमिकली इंडिया चाइना से। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है इंडिया को अपनी बाउंड्री प्रोटेक्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया शेयर 3917 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद चाइना। अभी हमने फ्लो चार्ट में देखा विच इज़ द 1/4 ऑफ द टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ द कंट्री। ये कितना है, 1/4 या 25% ऑफ टोटल लैंड बाउंड्री का है। दिस इज़ द 2nd लार्जेस्ट बॉर्डर आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद हमने देखा कि ये 2nd लार्जेस्ट बॉर्डर की लेंथ है। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि कितनी इंडियन स्टेट्स जो हैं वो चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। तो 4 इंडियन स्टेट जो हैं, कौन कौन सी, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये बॉर्डर शेयर करती हैं चाइना के साथ। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख भी बॉर्डर शेयर करती है चाइना के साथ। अगर अगस्त 2019 से पहले देखा जाए तो क्वेश्चन में चेंज, मतलब आंसर में चेंज था कि 5 इंडियन स्टेट जो थी वो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करती थी, क्योंकि उससे पहले जो जम्मू कश्मीर था वो एक स्टेट था, बाद में उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब 4 स्टेट बची हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब ये जो सारा बॉर्डर है ये प्रोडक्ट है मानचाओ पॉलिसी, चाइनीज़ पॉलिसी और ब्रिटिश पॉलिसी। ये इंडिया का जो चाइना के साथ बॉर्डर डिफाइन हुआ है ये सारा इन 3 पॉलिसी से बना हुआ है। और इस बॉर्डर की खास बात ये है कि ये जब इन पॉलिसीज़ के थ्रू ड्रॉ किया गया था तो ये ग्राउंड लेवल पे ड्रॉ नहीं किया गया था, इसको मैप पे ही ड्रॉ कर दिया गया था। एक मैप लिया था और उस पे ही सारी बाउंड्रीज डिफाइन की गई थी। और इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्यू टू टफ टेरेन एंड हार्श क्लाइमेट। क्योंकि हिमालयाज रीजन कैसे बहुत ही टफ टेरेन थी और हार्श क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ही ख़राब रहता था, यहाँ पे एवलांचेस आते हैं, ऑक्सीजन का कमी है, तो इन सब रीज़न की वजह से यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे बाउंड्रीज डिमार्केटेड नहीं की गई थी, सिर्फ मैप्स पे बनाई गई थी। और ये किस किस के बीच हुआ था, ब्रिटिश इंडिया और इंडिपेंडेंट तिब्बत। जो आज चाइना का पार्ट है तिब्बत, वो 1959 से पहले एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता था या सॉवरन कंट्री थी, पर बाद में 1959 में चाइना ने इसको एनेक्स कर लिया था। अब इस रीज़न की वजह से चाइना क्या बोलता है कि ये बाउंड्री लीगल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मैप पे ड्रॉ की गई थी, ग्राउंड बेस पे ड्रॉ नहीं की गई थी। तो चाइना इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज करता है। अब जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, और जो कम्युनिस्ट ने टेक ओवर किया था चाइना को 1949 में, जब माओ जेडुंग ने क्या किया था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट कर दी थी, तब दोनों कंट्रीज़ का जो नेचर था एक दूसरे के लिए या बिहेवियर था वो बहुत नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स नहीं थे यहाँ पे। इसका एक रीज़न ये भी माना जाता है कि चाइना का मानना ये था कि जो ब्रिटिश
पूरे वर्ल्ड पे रूल करके गए हैं, उन्होंने इंडिया पे भी रूल किया है। तो शायद इंडिया जो है टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगा एज कंपेयर टू चाइना। तो चाइना नहीं उतना इंटरफेयर करता था इंडिया के मामलों में। और इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक ट्रीटी भी हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था 1949 में, जिसको हम बोलते हैं पंचशील एग्रीमेंट। इसमें क्या था कि 5 प्रिंसिपल्स थे जिनको दोनों कंट्री फॉलो करेंगी फ्यूचर में, ऐसा बोला गया था। तो वो 5 प्रिंसिपल क्या क्या थे? पहला था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। पहला था एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और सॉवरेनिटी, एकता और संप्रभुता, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको थ्रेटन नहीं करेंगे। दूसरा था म्यूचुअल नो अग्रेशन। कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पे कोई अग्रेसिव नेचर नहीं रखेगी, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकली हो, बिल्कुल माइल्ड बिहेवियर होगा एक दूसरे के प्रोस्पेक्टिव में। थर्ड था म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा, दोनों में से कोई भी। फोर्थ आता है इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। किसी भी प्रोस्पेक्टिव में दोनों कंट्रीज में क्या होगा? म्यूचुअल बेनिफिट्स होंगे और दोनों की इक्वलिटी को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, मतलब इक्वलिटी इम्पॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज के लिए। और फिफ्थ थी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। वॉर लाइक सिचुएशन कभी क्रिएट नहीं की जाएगी दोनों कंट्रीज द्वारा। पर चाइना आज इनमें से एक भी फॉलो नहीं करता है, चाहे वो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में हो या किसी और कंट्री के। चाइना का आज एक सोल मोटो है कि उसको वर्ल्ड का सुपर पावर बनना है और अमेरिका को पीछे छोड़ना है या फिर अमेरिका की जगह लेनी है। तो उसके लिए वो बहुत सारे अलग अलग पैतरे अपनाता रहता है हर कंट्री के रिस्पेक्ट में। अब इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो जनरली डिवाइड है 3 सेक्टर्स में, 3 अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। सेकंड आता है मिडल सेक्टर जो हिमाचल और उत्तराखंड में है। और थर्ड आता है ईस्टर्न सेक्टर जो कहाँ एग्जिस्ट करता है? ये करता है अरुणाचल प्रदेश में। तो 1 बाय 1 हम इन सेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। दिस सेक्टर जो वेस्टर्न सेक्टर है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2152 किलोमीटर की लेंथ है और ये कहाँ में है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरा वेस्टर्न सेक्टर। अब जो वेस्टर्न सेक्टर वाली जो बाउंड्री है ये लीगली आउटकम है किसकी? ब्रिटिश पॉलिसी। हमने 3 पॉलिसीज देखी, उनमें से ये वाला जो सेक्टर की जो बाउंड्री है ये डिफाइन की गई थी ब्रिटिश पॉलिसी के अंडर टुवर्ड द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग। ठीक है, दिस बाउंड्रीज वाज डिफाइंड बाय द ट्रीटी ऑफ 1665 एंड 1668 विच इज नोन एज लद्दाख तिब्बतन एग्रीमेंट। ये जो बाउंड्री है ये डिफाइन की गई थी लद्दाख तिब्बत एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, दिस बाउंड्री नेवर बी डिमार्केटेड ऑन द ग्राउंड और इसको कहाँ पे? सिर्फ मैप पे ही शो किया गया था। 1665 ईस्वी में इतनी हाईटेक नहीं था कोई भी कंट्री की ऐसे टफ टेरेन में हिमालयस पे चढ़ सके। ठीक है, तो इंडिया और चाइना की बाउंड्री जो थी वो सिर्फ मैप में थी, जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट अब बहुत ज़्यादा अराइज होते हैं। अगर उस टाइम ये बाउंड्री ग्राउंड लेवल पे डिमार्केट कर दी जाती तो उतने डिस्प्यूट आज नहीं हो सकते थे। तो चाइना क्लेम करता है कि अक्साई चीन जो है इज़ द एक्सटेंशन ऑफ तिब्बत। 1962 के वॉर में क्या हुआ? चाइना ने इंडिया को अटैक किया और उसकी जो आर्मी थी, जो लद्दाख टेरिटरी थी या जम्मू कश्मीर था, उसके बहुत अंदर तक आ गई थी। ठीक है, और जो अक्साई चीन वाला आज रीजन है वो कैप्चर कर लिया था। ठीक है, और चाइना क्लेम करता है कि अक्साई चीन जो है वो तिब्बत का एक्सटेंशन है। किस बेसिस पे? कि वहाँ की लैंग्वेज सेम है, वहाँ का रिलीजन और कल्चर जो है वो तिब्बत से मिलता जुलता है एज कंपेयर टू स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इसी के रिगार्डिंग में
इंडिया क्या क्लेम करता है कि द एरिया वॉज बीन हिस्टोरिकली द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सिंस 1849, कि जो ये हिस्सा है अक्साई चीन का, ये 1849 ईस्वी से लेके प्रेजेंट टाइम तक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का इंटेग्रल पार्ट था। तो ये इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है। हुआ गया था 1962 में एक फुल फ्लेज्ड वॉर हुआ था इंडिया और चाइना की फोर्स के बीच में, और चाइना की जो फोर्स थी वो इंट्रूड कर गई थी इंडियन टेरिटरी में बहुत अंदर तक, लगभग 16 से 24 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आ गई थी, जो ट्रेडिशनल लाइन थी। जो इंटरनेशनल लाइन थी उस टाइम ब्रिटिश पॉलिसी के थ्रू बनी थी, जैसे ये वाली लाइन आप मान लीजिए जम्मू कश्मीर, तो वो उससे 16 से 24 किलोमीटर अंदर आ गई थी। और यहाँ तक ये वाला रीजन आज अक्साई चीन है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और ये अक्साई चीन की जो ये वाली लाइन है आज, इसको क्या बोला जाता था? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक भी है जिसको बोलते हैं पेंगोंग लेक, पेंगोंग सॉ लेक। पेंगोंग लेक जो है आज भी जो 2/3 हिस्सा है इसका वो चाइना के पास है और 1/3 इंडिया के पास है। और अगर रिसेंट टाइम में देखें मई 2020 में, तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंडियन आर्मी सोल्जर और चाइनीज़ आर्मी के सोल्जर जो थे वो आपस में आमने सामने आ गए थे और कन्फ्रंट्रेशन की पॉसिबिलिटी बन गई थी। पर उसके बाद बहुत सारे डायलॉग्स हुए, मीटिंग्स हुई, अब बात सीनियर ऑफिशियल तक चली गई है आर्मी के। तो अभी जून में भी उनके साथ डायलॉग्स चल रहे हैं और बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में बात की जा रही है। ये डिस्प्यूट कंटिन्यू चलते रहते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। ऐसा ही सेम डिस्प्यूट चलते रहते हैं ईस्टर्न सेक्टर में भी। अब बात करते हैं हम मिडल सेक्टर की। तो मिडल सेक्टर जो है उसकी बाउंड्री लगती है 2 स्टेट के साथ, HP और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये वाला जो रीजन है ये बहुत सारे पासिस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे माना पास, नीति पास, धर्मा पास, लेपू लेक, और फिर फाइनली ज्वाइन करता है ये ट्राई जंक्शन ऑफ चाइना, इंडिया और नेपाल को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो बाउंड्री बनती है इंडिया और चाइना के बीच में वो बहुत सारी रिवर्स के थ्रू बनती हैं, तो डिस्प्यूट्स उतने ज़्यादा नहीं हैं। और ये बॉर्डर जो था अप्रूव्ड किया गया था तिब्बतन और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंडर 1890 एंड 1990s की ट्रीटी के अंडर, ठीक है। इसके बाद आता है ईस्टर्न सेक्टर। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हैं। ईस्टर्न सेक्टर जो है वो 1040 किलोमीटर की लॉन्ग बाउंड्री शेयर करता है इंडिया और चाइना के बीच में, और रन करता है ईस्टर्न लिमिट ऑफ भूटान। जो भूटान का जो एरिया है, जैसे ये भूटान है, इसका ये वाले हिस्से से एक लाइन जाती है, ऐसे बॉर्डर जाती है या बॉर्डर लाइन जाती है, और कहाँ तक जाती है? थालो पास। ये कहाँ पे है? ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, तिब्बत एंड म्यांमार। इसके निचली साइड इंडिया है, ईस्ट साइड पे म्यांमार है, और ऊपर की साइड तिब्बत या चाइना है, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो और ये जो लाइन गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है मैकमोहन लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मैकमोहन लाइन। इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस लाइन को जो डिफाइन किया था वो किसने किया था? सर हेनरी मैकमोहन ने। सर हेनरी मैकमोहन कौन थे? फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इन्होंने 1913 और 1914 में शिमला अकॉर्ड के अकॉर्डिंग इस लाइन को बनाया था या डिमार्केट किया था इंडिया और तिब्बत के बीच में। अब इंडिया और तिब्बत के बीच में ये लाइन बनी थी 1914 में, जब तिब्बत क्या था? एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी या सॉवरन कंट्री थी। इसीलिए इंडिया स्ट्रेस करता है कि जो मैकमोहन लाइन है ये क्या है? इंटरनेशनल बाउंड्री है दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। पर चाइना बोलता है कि ये जो मैकमोहन लाइन है ये इलीगल लाइन है। क्यों? क्योंकि तिब्बत को कोई राइट ही नहीं था कि वो क्या कर सके? शिमला अकॉर्ड को
साइन करे या शिमला समझौते को साइन करे, क्योंकि तिब्बत क्या है, इंटीग्रल पार्ट था चाइना का, और चाइना ने ऐसा कोई परमिशन नहीं दिया था तिब्बत को। तो ये एरिया जो है क्लेम करता है साउथ ऑफ मैकमोहन लाइन टिल दिहांग वैली। दिहांग वैली कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये मानता है कि जो होल अरुणाचल प्रदेश है इज द पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी। तो ये बोलता है कि जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है ये चाइनीज टेरिटरी है, इंडिया ने इस पे इलीगल कब्जा किया है, क्योंकि ये क्या है, साउथ तिब्बत का मतलब पार्ट है, ये सदर्न तिब्बत है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत डिस्प्यूट हुए हैं। अभी रिसेंट टाइम में जो सिक्किम वाला रीजन है वहाँ पे भी वहाँ पे एक पास है नाकुला, तो वहाँ पे भी 11 मई 2020 को इंडिया और जो चाइना के आर्मी थी वो आमने सामने आ गई थी। कुछ सोल्जर इंजर्ड भी हुए थे इंडियन आर्मी के और चाइनीज़ आर्मी के। तो ये डिस्प्यूट चलते रहते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। अब चाइना क्या है, बाकी सारी कंट्रीज़ को अपने डेथ ट्रैप में फंसाता रहता है, पर इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया एज कंपेयर टू अदर कंट्री एशिया में थोड़ा अच्छा डेवलप है और चाइना को थ्रेट क्रिएट करता है उसकी सुपर पावर बनने में। तो चाइना क्या करता रहता है, एग्रेसिव पोस्चर दिखाता रहता है अगेंस्ट इंडिया, ताकि इंडिया को डोमिनेट कर सके। तो वो अग्रेसिव पोस्चर क्या क्या हैं देखते हैं। पहला है चाइना वाटर स्ट्रेटजी। चाइना क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है 28 डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। इसमें से अब तक 10 कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, 7 अंडर कंस्ट्रक्शन है और बाकी का प्लान भी रेडी है। तो अब ये डैम बनाने से इंडिया को क्या थ्रेट है, अगर चाइना चाहेगा तो समर टाइम में पूरा वाटर जो है वो स्टोर कर लेगा इन रिजर्वायर्स में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वाटर स्कैरसिटी हो जाएगी पूरे नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक ही मेजर रिवर फ्लो करती है, वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो यहाँ पे समर में वाटर स्कैरसिटी हो सकती है। और अगर रेनी सीजन में देखें तो चाइना क्या कर सकता है कि एकदम से बहुत ह्यूज अमाउंट में वाटर छोड़ सकता है, जिससे फ्लड्स कंडीशन क्रिएट हो सकती हैं। अभी भी ब्रह्मपुत्र नॉर्मली मैसिव फ्लड लेके आती है असम रीजन में जब रेनी सीजन होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे थ्रेट कर सकता है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को कट ऑफ कर सकता है एक तरह से मेनलैंड इंडिया से। दूसरा आता है चाइना रेल प्रोजेक्ट। चाइना बहुत सारे रेल प्रोजेक्ट बना रहा है जो बॉर्डर के बहुत पास से जाते हैं। ठीक है, एक तो उसने 3900 किलोमीटर का एक बॉर्डर बनाया, रेल नेटवर्क बनाया है लहासा से बीजिंग तक का, ताकि मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रेन्स ईजिली हो सके। जैसे अपनी मशीनरीज हैं, वेपन वगैरह हैं, वो सारे ईजिली बॉर्डर तक लाए जा सकें। इसके बाद लहासा से भी एक ये सिंगजियांग जो प्रोविंस है, ये कहाँ पे है, चाइना का सिक्किम के पास में, वहाँ बिल्कुल बॉर्डर के पास में इसने रेल नेटवर्क बिल्ड किया है, जिससे मिलिट्री मोबिलाइजेशन बहुत तेज़ी से होगा और साथ में वेपन्स भी मूव कर देंगे इतने। अगर जैसे बड़ी आर्टिलरीज वगैरह लानी हो तो ईजिली ला सकता है। और इंडिया इस मामले में अभी तक बहुत पीछे रह गया है चाइना से एज कंपेयर टू चाइना। ठीक है, इसके बाद वो क्या कर रहा है, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री है जैसे नेपाल है, उसको भी अगेंस्ट कर रहा है इंडिया के, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, नेपाल में काठमांडू से लेके लहासा तक एक रेल नेटवर्क बना रहा है वो, जो पूरे हिमालयस के बीच में से होता जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है नेपाल को, और नेपाल को एक तरह से ये डेट ट्रैप में फंसाना चाहता है ताकि इंडिया को थ्रेट कर सके। इसके बाद ये सबसे बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए, रोड प्रोजेक्ट्स। चाइना क्या कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जो कहाँ से क्रॉस करता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से। ठीक है, ये सबसे बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए। चाइना इन्वेस्ट $46 बिलियन इस रोड को बनाने के लिए। चाइना क्या कर रहा है, $46 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, और ये कनेक्ट कर देगा ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में है, अरेबियन सी के पास में, काशीगर टाउन, ये कहाँ पे है, जिंगजियांग प्रोविंस में। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका बेनिफिट चाइना को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर चाइना का कोई भी क्रूज शिप आता है जैसे गल्फ कंट्री से
या फिर यूरोप से, तो वो आता गल्फ ऑफ एडन से होता हुआ आएगा और फिर पूरा इंडियन ओशन क्रॉस करेगा, मलक्का स्ट्रेट से होता हुआ जाएगा, फिर ईस्ट साउथ चाइना सी में जाएगा, येलो सी से होता हुआ फिर चाइना में एंटर करेगा। तो मलक्का स्ट्रेट से ही एकमात्र रास्ता है जिससे चाइना के क्रूज शिप आते हैं। अब ये क्या करेगा, अरेबियन सी तक आएगा, अरेबियन सी से बाय रोड ये इजीली अपना जो भी शिप्स में लोड होता है, सामान होता है, वो चाइना तक एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारा इसका इकोनॉमिक जो बर्डन है वो कम हो जाएगा इसके बाद। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये पार्ट है वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का। चाइना क्या कर रहा है, एंशियंट सिल्क रूट की तरह एक रूट बना रहा है जो ईस्ट को वेस्ट से जोड़ देगा बाय रोड। यहाँ से बहुत सारी कंट्री से ये रोड होता हुआ जाएगा और इवन यूरोप तक ये कनेक्टिविटी डायरेक्ट प्रोवाइड करेगा। बहुत सारे रेलवे नेटवर्क भी हैं, रोड नेटवर्क हैं इस तरह से। और इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा थ्रेट है। इंडिया वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का क्या है, हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी आता है। तो यहाँ पे इंडिया इसके अपोज करता है इस प्रोजेक्ट को। और इसके बाद आता है एक और थ्रेट, चाइना इंक्रीज इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में अभी तक किसका डोमिनेंस है, मतलब इंडिया का डोमिनेंस है। अब चाइना क्या कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है इंडियन ओशन में। कैसे, उसने कुछ पोर्ट्स जो हैं वो लीज पे ले लिए हैं कुछ कंट्रीज को, जैसे बांग्लादेश का चिटगोंग ले लिया है, हम्बनटोटा श्रीलंका का ले लिया है। और ये सब कैसे लिए हैं, उसने इन कंट्रीज को अपने डेट ट्रैप में फंसा लिया था। लोन टाइम पे नहीं दे पाई ये कंट्रीज, तो चाइना ने उनके कुछ पोर्ट्स जो हैं वो लीज पे ले लिए हैं। हम्बनटोटा तो 99 ईयर के लिए अब लीज पे है। तो ये क्या कर रहा है, इंडिया के चारों तरफ इंडियन ओशन में बहुत सारे पोर्ट्स को कैप्चर कर रहा है। जैसे यहाँ पे ग्वादर पोर्ट हो गया बिल्कुल वेस्ट में, नीचे श्रीलंका में हम्बनटोटा हो गया, बांग्लादेश में चिटगोंग हो गया। तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, एक धागे, मतलब एक ऐसा जाल बुन रहा है चारों तरफ इंडिया के, जिससे इंडिया की जो पकड़ है इंडियन ओशन में वो वीक हो सके और चाइना डोमिनेट कर सके इस रीजन में। तो ये एग्रेसिव पोस्चर थे चाइना के। और ये डिस्प्यूट सारे हमने देख लिए चाइना के, चाहे वो वेस्टर्न सेक्टर में हो, ईस्टर्न सेक्टर में हो। चाइना इंडिया को डोमिनेट करने के लिए जो अग्रेसिव पोस्चर दिखा रहा है वो सब। अब चलते हैं नेक्स्ट कंट्री कौन है जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती है, वो है नेपाल। नेपाल के साथ इंडियन बाउंड्री जो है कितना शेयर करती है, 1752 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करती है। फ्रॉम ट्राई जंक्शन ऑफ नेपाल, तिब्बत एंड उत्तराखंड, उत्तराखंड से स्टार्ट होती है और कहाँ, वेस्ट में सिक्किम को टच करती है। ठीक है, अगर यहाँ पे उत्तराखंड वाला ये रीजन है तो यहाँ पे नेपाल है पूरा, और यहाँ पे फिर सिक्किम वाला रीजन आता है इस तरह से। तो ये बीच में पूरा नेपाल है। तो नेपाल के साथ इंडिया की कौन कौन सी स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करती हैं, एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 स्टेट्स हैं जो इंडिया के साथ मेनली बॉर्डर शेयर करती है। तो कौन कौन सी है, उत्तराखंड है इंडिया की, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम। ये 5 स्टेट जो हैं वो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करती है। टच द नेपाल बॉर्डर विद इंडिया। एट प्रेजेंट अभी लेटेस्ट टाइम में कोई बहुत मेजर डिस्प्यूट नहीं है इंडिया और नेपाल के बीच में। पर रिसेंट में क्या हुआ है, जो नेपाल ने अपना न्यू मैप दिखाया है, उसमें क्या किया है, इंडिया का जो उत्तराखंड के कुछ पार्ट है, काला पानी वाला रीजन, इसको अपनी टेरिटरी बता दिया है मैप में, जो उत्तराखंड का पार्ट है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का। तो इंडिया ने इस पे अपोज भी किया है। और नेपाल ने ये किसके कहने पे किया है, चाइना के, क्योंकि चाइना ने रिसेंट में क्या किया है, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है नेपाल की, ओपी कोहली जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी गवर्नमेंट को गिरने से बचाया है। ये गवर्नमेंट एक तरह से फॉल कर जाती, खत्म हो जाती, पर चाइना के इंटरफेयर की वजह से अभी तक ओपी कोहली ही जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के हैं। तो ये चाइना के कहने पे ही ये सब किया है नेपाल ने,
तो वैसे तो कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं है, बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, कोई इसके पास लैंड बाउंड्री नहीं है, तो इंडिया का पोर्ट्स भी यूज़ करती है नेपाल, तो इतना बड़ा थ्रेट नहीं है नेपाल से। अगली कंट्री आती है भूटान। भूटान इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट की तरह फंसी हुई है। नीचे पूरा इंडिया है, ऊपर चाइना है और बीच में बिल्कुल फंसा हुआ है ये भूटान स्टेट। और कितना बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है, 587 किलोमीटर की बाउंड्री है इंडिया के साथ, ठीक है। भूटान क्या है, एक प्रोटेक्टोरेट है इंडिया का। इंडिया के साथ एक ट्रीटी हुई थी चाइना, भूटान की एक ट्रीटी है इंडिया के साथ, 1949 में एक ट्रीटी हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया क्या है, प्रोटेक्ट करता है भूटान को। भूटान के पास अपनी बहुत बड़ी आर्मी नहीं है। इस ट्रीटी के अंडर इंडिया हैव राइट टू प्रोटेक्ट भूटान सॉवरेनिटी एंड डिफेंड इट्स बॉर्डर। तो इंडिया अपनी आर्मी भेजता है भूटान में अगर कोई इस तरह से इसकी बाउंड्री डिस्प्यूट हो या इसकी सॉवरेनिटी पे थ्रेट हो। आपको याद होगा कि 2017 में एक इशू उठा था डोकलाम, जिसमें मतलब ये बहुत हाईलाइट में रहा था। तो डोकलाम इंडिया के टेरिटरी में नहीं आता है, डोकलाम भूटान का पार्ट है, और यहाँ पे चाइना क्या कर रहा था, इस पार्ट को क्लेम कर रहा था। तो इंडिया ने अपनी आर्मी भेज के इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया था, अपनी आर्मी को भेज दिया था जब चाइना ने थ्रेट किया था। तो भूटान क्या है, इंडिया का एक फ्रेंडली नेशन है और इंडिया को इससे कभी कोई थ्रेट नहीं होता है, और बाउंड्री डिस्प्यूट तो बिल्कुल भी नहीं है इंडिया और भूटान के बीच में। जो एक इशू हुआ था डोकलाम का, तो इंडिया उसमें भूटान को पूरा सपोर्ट किया था, अपनी आर्मी भेजी थी, प्रोटेक्ट किया था 1949 की ट्रीटी के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। जो नेक्स्ट कंट्रीज बची हैं और उनके बाउंड्री डिस्प्यूट हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और मुझे अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।